नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चेस्ट फ्रीजर के अंदर फूड स्पॉइलिंग या फूड खराब होने की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आज जो हम लोग फूड सैंपल ले रहे हैं वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कस्टमर किस तरह के फीडबैक दे रहा है जब वो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसके चेस्ट फ्रीजर में खराब हो रही हैं। तो किस तरह के सवाल हमें पूछना चाहिए कस्टमर एंड पे यदि हम उसको ठीक करने जा रहे हैं। क्या पॉसिबल फेलियर हो सकता है अपने चेस्ट फ्रीजर के अंदर यदि अपना फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल स्पॉइल हो रही हैं। उनको डायग्नोस करने का तरीका और साथ ही साथ उस डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं वो हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान समझेंगे। तो जो कस्टमर का फीडबैक आता है कि या तो उसके जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो गर्मी से खराब हो जा रहे हैं, या तो हमारा चेस्ट फ्रीजर ठंडा नहीं कर पा रहा है, या हमारा चेस्ट फ्रीजर जरूरत से ज्यादा ठंडा कर पा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से जो फल और सब्जी हैं उसमें बर्फ जमने की समस्या आ रही है। तो ये कस्टमर हमारा फीडबैक दे रहा है। तो आइए देखें कि क्या सवाल हम पूछ सकते हैं जिससे हमें अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद मिल सकती है। तो पहला सवाल है कि फूड स्पॉइलेज कब से शुरू हुआ। क्या ये फूड स्पॉइलिंग आपका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है या कभी कभी होता है अपने चेस्ट फ्रीजर के अंदर। हम ये भी पूछेंगे कि क्या आपने कोई रिसेंट में चेस्ट फ्रीजर के अंदर कोई काम तो नहीं कराया जिसके बदलाव के कारण आपका अंदर का मैकेनिज्म चेंज हुआ और वो आपके फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को सही तरीके से ताज़ा नहीं रख पा रहा। हम ये भी पूछेंगे कि कस्टमर के यहाँ पे प्रॉपर पावर कट कितने टाइम पे होता है, मतलब पावर सप्लाई कितनी देर आती है और कितना फ्रिक्वेंसी है उसके पावर कट की। हमें ये भी जानना चाहिए कि थर्मोस्टेट का एडजस्टमेंट कस्टमर ने किस हिसाब से किया हुआ है। जितना लोड है उसके हिसाब से ही थर्मोस्टेट को एडजस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें लास्ट सवाल जो पूछना चाहिए वो ये कि आपने रिसेंट में किसी तरह का डिफ्रॉस्टिंग तो नहीं की है जो कि मुख्य कारण बन सकता है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के खराब होने का। तो यहाँ पे हम लोग डॉट मैट्रिक्स देख पा रहे हैं जो कि मुख्य कारण हो सकती हैं अपने फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स के खराब होने का, जैसे कि पावर सप्लाई ठीक ना होना, इनकरेक्ट थर्मोस्टेट सेटिंग एज पर लोड, थर्मोस्टेट डिफेक्टिव हो जाना, कैपेसिटर खराब हो जाना, कंप्रेसर में दिक्कत होना, सिस्टम डिफेक्ट जैसे कि पार्शियल चोकिंग होना, कम गैस होना, इम्प्रॉपर या फिर गलत साइज की कैपिलरी का इस्तेमाल करना, फैन ब्लोड या फैन मोटर सही ना होना, कंडेंसर कॉइल डर्टी होना, या कस्टमर यूजेस पैटर्न हमारा सही ना होना कारण बन सकते हैं अपने फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के स्पॉइल होने का। तो यही पॉसिबल फेलियर हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यूजेस पैटर्न और एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमें चेक करना है यदि हमें इस तरह की कंप्लेंट को एड्रेस करने जाना है। तो पहले जाके हमें पावर सप्लाई को प्रॉपरली चेक करना है। यदि पावर सप्लाई ठीक ना मिले तो कस्टमर की मदद से उस पावर सॉकेट पावर सप्लाई को ठीक करें या कस्टमर से अनुरोध करें कि उसको ठीक करवाए। इनकरेक्ट थर्मोस्टेट की सेटिंग का होना कि हमने लोड के हिसाब से अपनी सेटिंग को ठीक नहीं रखा है थर्मोस्टेट का कूलिंग लेवल। तो यदि हमने लोड कम और थर्मोस्टेट का सेटिंग ज़्यादा कर दिया
तो ज़्यादा कूलिंग होगी, और यदि लोड ज़्यादा है और थर्मोस्टेट की सेटिंग कम की तो कम कूलिंग होगी, जिससे ये फूड स्पॉइलिंग की समस्या होगी। अगला है थर्मोस्टेट खराब होना। यदि थर्मोस्टेट ठीक नहीं है तो भी ये समस्या हो सकती है कि वो एक्सेस कूलिंग करे, या बिल्कुल खराब हो जाए तो लेस कूलिंग करे। कैपेसिटर, जो हमारा कंप्रेसर में के पास में कंप्रेसर कैपेसिटर लगा है, उसके खराब होने की वजह से भी ये हमारा फूड स्पॉइलिंग की समस्या हो सकती है। अगली जो चीज हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम लोग चेक कर लें कि वो फॉल्टी ना हो। फैन ब्लेड, फैन मोटर को भी चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली चल रहे हों। कंडेंसर कॉइल डर्टी नहीं होना चाहिए, उसका विजुअल चेकअप कर लें। सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की चोकिंग, लेस गैस का होना या इम्प्रॉपर साइज के कैपिलरी का इस्तेमाल भी अपने फूड स्पॉइलिंग का कारण बन सकती है। और सबसे आखिरी और जरूरी चीज है कस्टमर का यूजेस पैटर्न, कि कस्टमर किस प्रकार से अपने चेस्ट फ्रीजर का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी देना। तो पहली चीज जो डिफेक्ट में हम कवर करेंगे वो है अपनी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 220-230 के आसपास रहना चाहिए। अर्थिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए, जिससे आपका किसी भी तरह का शॉक या किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बच सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज के बारे में बताया गया है कि फेज न्यूट्रल, अर्थिंग और फेज में, अर्थिंग और न्यूट्रल में कितना कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। इनकरेक्ट प्रॉपर सेटिंग होना, अगर आपका लोड के हिसाब से थर्मोस्टेट इनकरेक्ट सेट है तो दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहला, यदि लोड कम हो और थर्मोस्टेट हायर लेवल पे सिलेक्टेड हो तो वो ज़्यादा कूलिंग करेगा। अगर लोड ज़्यादा हो और थर्मोस्टेट लेस लेवल पे अपना सेट हो तो वो कम कूलिंग करेगा। तो दोनों ही समस्या में आपका जो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल होगा वो स्पॉइल होने की समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे कूलिंग लेवल और फ्रीजिंग लेवल का यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। तो हमेशा हमें नॉब की सेटिंग को 1 से 3 के रेंज में रखना है, जो कि कूलिंग लेवल को मेंटेन करेगा 4 से 8 डिग्री के बीच में। यदि हमने लोड ज़्यादा रखा है और कूलिंग को कम रखा है तो ऐसे केस में डिजायर्ड टेम्परेचर जो है वो अचीव नहीं होगा, और ऐसे केस के अंदर आपका जो फूड है वो स्पॉइल होने की समस्या आ सकती है। तो लोड के हिसाब से हमें कूलिंग को मेंटेन या थर्मोस्टेट की सेटिंग को मेंटेन करना चाहिए। अगली चीज जो हमें चेक करना चाहिए बहुत ही ध्यान से, थर्मोस्टेट का जो कैपिलरी ट्यूब है वो अपनी चेस्ट फ्रीजर के अंदर प्रॉपरली इंसर्टेड है या नहीं है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये कैपिलरी बल्ब देखने को मिलती है। ये कैपिलरी बल्ब यदि बाहर रह जाए तो प्रॉपर सेंस नहीं करेगी, और सेंस ना करने की वजह से जरूरत से ज्यादा कूलिंग हो जाएगी, जिससे आपका फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जमने की समस्या आ सकती है। तो हमेशा इस चीज को देखना है कि जो स्लीव दी गई है वो प्रॉपरली ये इंसर्टेड होना चाहिए अपने डीप फ्रीजर के बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। थर्मोस्टेट को हमेशा इस प्रकार से चेक कर लें कि वो विजुअली प्रॉपरली कनेक्टेड हो, कोई थिम्बल रस्टेड ना हो, किसी भी प्रकार से वो जला हुआ ना हो। अगला जो चीज हम चेक करेंगे, थर्मोस्टेट का कट इन कट आउट टेम्परेचर प्रॉपरली सेट हो, प्रॉपर वो काम कर रहा हो। हम लोग कन्वर्टी मॉडल्स के अंदर देखें
तो यहाँ पे आप लोग फ्रिज और फ्रीजर दोनों का अलग अलग टेम्परेचर रेंज देख सकते हैं। तो जब हम सेट करें तो ये चेक कर लें कि हम लोग उसको फ्रीजर की तरह स्टोर करने वाले हैं या फिर फ्रिज मतलब प्लस टेम्परेचर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका कॉम्बी में अलग अलग सिलेक्शन मॉडल दिया गया है कि कॉम्बी में आप किस तरह से दो अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपका थर्मोस्टेट डिफेक्टिव हो, उसके थिम्बल्स खराब हो जाएं, वो शॉर्ट हो जाएं, तो ऐसे केस में अपनी पावर सप्लाई डायरेक्टली कंप्रेसर को जाएगी और वो लगातार रन करेगा, जिसकी वजह से ओवर कूलिंग की समस्या हो सकती है। ऐसे केस में आपको जो खराब थर्मोस्टेट है उसको चेंज करना है। अगला चीज जो हमें देखना है डिफेक्ट, वो है अपना कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको एक बार विजुअली चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। कैपेसिटर को देखने से पहले हमेशा कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि उसके अंदर चार्ज स्टोर रह सकता है जिससे आपको शॉक लग सकता है। तो कैपेसिटर को हम लोग रेजिस्टेंस टेस्ट मेथड से देख सकते हैं। सिंपल, हम अपने कैपेसिटर को मल्टीमीटर के पास में रेजिस्टेंस के जरिए चेक कर लें कि प्रॉपर जो डेजिग्नेटेड रेजिस्टेंस है वो आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट टेस्टिंग मेथड जो है वो वोल्टेज टेस्ट मेथड है, जो कि हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी से करने वाले हैं। तो 9 वोल्ट की बैटरी से हम लोग अपने कैपेसिटर को थोड़ी देर के लिए चार्ज करें और फिर डिस्चार्ज करके देखें, तो थोड़े टाइम के बाद में जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपका कैपेसिटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगला जो टेस्टिंग मेथड है उसके केस में आपके पास में जो मल्टीमीटर है कैपेसिटेंस वाला होना चाहिए, जो कि कैपेसिटेंस रेंज को टेस्ट करके बताएगा कि आपका जो कैपेसिटर है प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट जो चीज हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे वो है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में हम लोग दो मुख्य तरह के डिफेक्ट को देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट होना, जो कि मेनली लूज कनेक्शन की वजह से होता है, और दूसरा मैकेनिकल डिफेक्ट जो कि लो पंपिंग का कारण बनता है। यदि हमने अपने कंप्रेसर के टर्मिनल को प्रॉपरली नहीं सही से लगाया, या वहां रस्टिंग है या वहां किसी तरह का स्पार्क है, तो उसको क्लीन करके अगर नहीं लगाते हैं तो आपका कंप्रेसर को सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी, जिससे वो धीरे धीरे कूलिंग करना बंद कर देगा। अगला जो टेस्ट है लेस कूलिंग का या लो पंपिंग का, ऐसे केस में हमें एम्पियर रीडिंग चेक करनी चाहिए कंप्रेसर की, और चेक करना है कि वो प्रॉपरली पंपिंग कर रहा है या नहीं। यदि रेटेड एम्पियर से कम एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, आपको कंप्रेसर को ठीक करने की जरूरत है। नेक्स्ट केस के अंदर आप सील सिस्टम की डिफेक्ट को चेक करेंगे। हमें चेक करना है कि जो प्रेशर, जो एम्पियर हमारा निर्धारित किया गया है, वो प्रॉपर अपने चेस्ट फ्रीजर के अंदर मौजूद है या नहीं। तो अगर किसी भी तरह का गैस का इश्यू रहता है तो हमें अपने सील सिस्टम को रिपेयर करना चाहिए, प्रॉपरली फ्लश करके पूरा लगभग 500 माइक्रोन या उसके नीचे तक वैक्यूम करें डबल स्टेज वैक्यूम पंप से। जो हमारा सील सिस्टम वाला प्रोसेस है जिसमें हम लोग गैस चार्जिंग करते हैं तौल के, उस प्रकार से जो रेटेड वेट है गैस का उतना हमें चार्ज करना चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रेशर है वो भी मेंटेन करना चाहिए। हमारे जो भी
गैस है अपने डीप फ्रीजर के अंदर। तो यहाँ पे आपको 600 का सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दिखाया गया है। इसके आधार पे हमें गैस को प्रॉपरली चार्ज करना चाहिए सिस्टम के अंदर, जिससे कि अपना प्रॉपर कूलिंग अपना मेंटेन रहे। पोस्ट सील सिस्टम रिपेयर हमें चार्ट मेंटेन करना चाहिए, जो कि बिफोर और आफ्टर वोल्टेज कितना ले रहा है, वो कितने एम्पियर पे वो चल रहा है, नॉइज को चेक कर लें, या अलग कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो मुख्य कारण हो सकता है खराब होने का, फूड स्पॉइलेज होने का, वो है फैन मोटर का सही काम ना करना। यदि फैन मोटर सही तरीके से ना घूम पाए, कूलिंग कॉयल, कंडेंसर कॉयल को ठंडा ना कर पाए, तो एक टाइम के बाद में वो ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप करने के बाद में आपका लेस कूलिंग की समस्या हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें फैन ब्लेड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है सही डिस्टेंस पे, जिससे वो फ्री रोटेशन हो, और अपना जो डस्ट वगैरह है, जो अपना कंडेंसर कॉयल है, वो पूरी तरह से ठंडा रहे, मतलब हीट को अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट में रिजेक्ट कर पाए। अगला कारण हो सकता है डस्टी या फिर डर्टी कंडेंसर कॉयल होना। यदि कंडेंसर कॉयल के ऊपर डस्ट जमा हो जाए तो हीट एक्सचेंज आपका प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे कूलिंग पे इफेक्ट आएगा और कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसका रिपेयर का तरीका, आपको कूलिंग कॉयल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पे बहुत सारा धूल जमा हुआ है, जिसकी वजह से कूलिंग में दिक्कत आ जाए, और एक बार क्लीन करने के बाद में वापस से आप क्लीन कंडेंसर कॉइल भी देख पा रहे हैं। अब लास्ट है और बहुत जरूरी, कस्टमर यूजेस पैटर्न। तो कस्टमर किस प्रकार से अपने खाने को डीप फ्रीजर के अंदर रख रहा है, किस प्रकार से रोटेट कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये काम है हमारा कस्टमर को एजुकेट करना, कि कस्टमर हमेशा अपने फूड को अरेंज्ड वे में रखे, जिससे उसे खाने को बाहर निकालने में मदद मिले, और जो हमारा कूल एयर है सभी तरफ से बराबर मात्रा में पहुंच सके। हमें ये भी एजुकेट करना है कस्टमर को कि कभी भी गर्म चीज डायरेक्टली अपने चेस्ट फ्रीजर के अंदर ना रखें, अदरवाइज चेस्ट फ्रीजर के अंदर अचानक से गर्मी बढ़ सकती है, जो कि खाने को खराब कर सकती है। चेस्ट फ्रीजर को अननेसेसरीली बार बार ना खोलें, अदरवाइज अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, और जो स्टोर्ड फूड है वो जल्दी खराब होने की समस्या आ सकती है। हमें कस्टमर को ये भी बताना है कि अपने खाने को शफल करते रहना चाहिए, मतलब जो पहले अंदर स्टोर करने के लिए रखें उसको पहले निकालें, और जो बाद में रखा गया है उसको बाद में यूज करें, ताकि आपका एक नीचे रखा हुआ खाना ज्यादा दिन का ना हो पाए और वो खराब ना हो पाए। तो देखा हमने दोस्तों कि किस प्रकार से अलग अलग कारण हो सकते हैं अपने फ्रेश फूड और वेजिटेबल खराब होने के चेस्ट फ्रीजर के अंदर, और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।